नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा, बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। एसआईआर के बाद यूपी में आई फाइनल वोटर लिस्ट, 84 लाख मतदाता बढ़े। उत्तर प्रदेश में 10 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी गई है, जिसमें मतदाताओं की संख्या बढ़कर 13 करोड़ 39 लाख हो गई है। ड्राफ्ट सूची के मुकाबले 84 लाख से अधिक मतदाता बढ़े हैं। प्रयागराज और गाजियाबाद जैसे जिलों में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित कर दी है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ नवदीप रिंबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस प्रक्रिया को पूरी तरह से विधिक और पारदर्शी तरीके से संपन्न किया गया है तथा बिना निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के किसी भी मतदाता का नाम सूची से नहीं हटाया गया है। हरदोई में राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी, बैंक अधिकारियों संग बैठक, ऋण मामलों के निस्तारण पर जोर। हरदोई में 9 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर बुधवार को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। ये बैठक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई में बैठक अधिकारियों के साथ संपन्न हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य लोक अदालत को सफल बनाना था। बैठक की अध्यक्षता अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण काव्या सिंह ने अपने विश्राम कक्ष में की। ये आयोजन जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रीता कौशिक के निर्देशन में तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के दिशा निर्देशों के तहत हुआ। बैठक में जनपद के विभिन्न बैंकों के अधिकारियों को 9 मई 2026 की राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों, विशेषकर ऋण संबंधी मामलों के निस्तारण के निर्देश दिए गए। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सचिव ने बैंक अधिकारियों को ये भी निर्देशित किया कि बाद कार्यों के नोटिस समय पर कार्यालय को उपलब्ध कराए जाएं, ताकि संबंधित पक्षों को समय पर नोटिस तामील कराया जा सके। इस बैठक में विभिन्न बैंकों के अधिकारी उपस्थित रहे। उन्होंने राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। किसान सम्मान निधि समेत अन्य योजनाओं का लाभ उन्हीं को मिलेगा जिनके पास होगा किसान पहचान पत्र। भविष्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं का तथा उर्वरक, बीज, कीटनाशी एवं अन्य कृषि इनपुट के वितरण में लाभार्थियों का चयन किसान पहचान पत्र के आधार पर ही किया जाएगा। अलीगढ़ डीएम संजीव रंजन ने कहा कि अब कृषि एवं संबंध विभागों की सभी लाभार्थी योजनाओं का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके पास किसान पहचान पत्र होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि 6 से 15 अप्रैल तक चल रहे विशेष अभियान में किसानों के फार्मर आईडी तैयार कराएं। डीएम संजीव रंजन ने बताया कि भारत सरकार की एग्री स्टैक योजना के तहत प्रदेश में अब तक लगभग 75% किसानों के पहचान पत्र बनाए जा चुके हैं। बचे हुए किसानों के लिए विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि कोई भी किसान सरकारी योजनाओं से वंचित न रह जाए। भविष्य में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि सहित कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं यथा उर्वरक, बीज, कीटनाशी एवं अन्य कृषि इनपुट के वितरण में लाभार्थियों का चयन किसान पहचान पत्र के आधार पर ही किया जाएगा। साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं, धान, दलहन एवं तिलहन की खरीद पर अब केवल उन्हीं किसानों से की जाएगी जिनके पास वैध फार्मर आईडी होगी। डीएम ने बताया कि मई से उर्वरक का वितरण भी फार्मर रजिस्ट्री एवं किसान पहचान पत्र से ही किया जाएगा। उन्होंने उद्यान, पशुपालन, मत्स्य सहकारिता एवं लघु सिंचाई को निर्दिष्ट किया कि अपनी योजनाओं में किसान पहचान पत्र को अनिवार्य करने की तैयारी 31 मई तक कर लें। किसान भाई अब बुढ़ापे की टेंशन छोड़ें। पीएम किसान मानधन योजना से हर महीने मिलेगी फिक्स पेंशन। अब बुढ़ापे में पैसों की फिक्स करने की जरूरत नहीं है। सरकार की इस खास स्कीम के साथ किसान अपना भविष्य पूरी तरह से सेफ कर सकते हैं, जिसमें हर महीने फिक्स पेंशन मिलेगी। खेती किसानी में दिन रात पसीना बहाने वाले हमारे किसान भाइयों के लिए सबसे बड़ी चिंता यही रहती है कि जब शरीर साथ देना कम कर देगा तब घर का खर्चा कैसे चलेगा। इसी फिक्र को दूर करने के लिए केंद्र सरकार की पीएम किसान मानधन योजना लाई गई है। ये सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं है, बल्कि किसानों के लिए एक भरोसेमंद रिटायरमेंट प्लान है। अक्सर छोटे किसानों के पास बचत के नाम पर कुछ खास नहीं होता। ऐसे में ये योजना सुनिश्चित करती है कि 60 साल की उम्र के बाद आपको किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। इस योजना का मकसद किसानों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देना है ताकि वे अपने बुढ़ापे के दिन सम्मान के साथ गुजार सकें। अगर आप भी एक सुरक्षित भविष्य की तलाश में हैं तो ये स्कीम आपके लिए एकदम परफेक्ट है।
अंबेडकर जयंती पर शक्ति प्रदर्शन करेगी बसपा। लखनऊ में जुट सकते हैं कई लाख लोग। 14 अप्रैल को होने वाली अंबेडकर जयंती पर बसपा एक बार फिर से शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। यूपी के अलावा कई राज्यों में रैली होगी। आकाश आनंद को लेकर ये प्लान बहुजन समाज पार्टी आगामी 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर राजधानी में फिर से शक्ति प्रदर्शन करेगी। गोमती नगर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल में प्रदेश के सभी 18 मंडलों के कार्यकर्ता और समर्थक जुटेंगे। तो वहीं दूसरी ओर पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद छत्तीसगढ़ के रायपुर में रैली को संबोधित करेंगे। इसी तरह अन्य राज्यों में भी वरिष्ठ पदाधिकारियों को बृहत तरीके से जयंती मनाने का निर्देश दिया गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती इस अवसर पर कार्यकर्ताओं के नाम संदेश जारी कर सकती हैं। फिलहाल उनका जनसभा करने का कार्यक्रम अभी तय नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये माना जा रहा है कि बसपा प्रदेश अध्यक्ष के साथ सभी 18 मंडलों के पदाधिकारी अंबेडकर पार्क में होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके लिए पूरी राजधानी को पोस्टर बैनर से पाटने की तैयारी की जा रही है। इस अवसर पर बसपा सुप्रीमो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा दिए गए आरक्षण के अधिकार में गड़बड़ी करने पर विपक्ष पर हमला बोलेंगी। इसके अलावा सपा द्वारा गाँव-गाँव में अंबेडकर जयंती मनाने को लेकर भी निशाना साधेंगी। बसपा सुप्रीमो अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी दिशा निर्देश देकर चुनावी बिगुल फूकेंगी। पार्टी द्वारा इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी जिलों से कार्यकर्ताओं और समर्थकों से राजधानी आने का आह्वान किया गया है। कार्यक्रम में करीब 2 लाख लोगों की भीड़ जुटने का अनुमान है। इसके लिए व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। व्हाट्सएप पर भी मिलेगा यूट्यूब की तरह कमाई का मौका। चैनल से ऐसे कमा सकते हैं पैसा। व्हाट्सएप पर कमाई का एक नया तरीका आने वाला है। कंपनी एक नए फीचर पर काम कर रही है जो यूजर को चैनल मोनेटाइज करने का ऑप्शन देगा। व्हाट्सएप अपने यूजर्स के लिए एक नए फीचर पर काम कर रही है जिससे यूट्यूब की तरह चैनल बनाकर व्हाट्सएप पर कमाई की जा सकेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फीचर आने के बाद यूजर अपने व्हाट्सएप चैनल को मोनेटाइज कर पाएंगे। इसमें जो यूजर सब्सक्रिप्शन फीस देंगे उनको एक्सक्लूसिव कंटेंट की एक्सेस मिलेगी। ऐसे में अगर आप व्हाट्सएप चैनल बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये एकदम सही समय है। आप एक्सक्लूसिव कंटेंट बनाकर उससे अच्छी कमाई कर पाएंगे। मुरादाबाद में दूसरा निकाह करने पहुंचा युवक, पहली बीवी ने कर दिया फोन, लोगों ने बारात को ही बना लिया बंधक। सऊदी अरब में नौकरी करने वाला युवक पाकबाड़ा में दूसरा निकाह करने पहुंच गया। इसकी जानकारी पहली बीवी को हुई तो उसने लड़की पक्ष को फोन कर दिया। इसके बाद पूरी बारात को लोगों ने बंधक बना लिया। सऊदी अरब में निकाह करने के बाद एक युवक बृहस्पतिवार को पाकबाड़ा में दूसरी शादी करने पहुंच गया। लड़की पक्ष को भनक लगी तो उन्होंने बारात को बंधक बना लिया। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और लोगों को समझाकर शांत किया। पुलिस ने दूल्हा और उसके परिजनों को हिरासत में ले लिया। कुंदरगी थाना क्षेत्र के सौदा गांव निवासी एक युवक सऊदी अरब में नौकरी करता था, जहां उसने पंजाब की रहने वाली युवती से निकाह कर लिया। इसके बाद युवक सऊदी अरब से घर आ गया। युवक का रिश्ता मैनाठेर थाना क्षेत्र की युवती से तय हो गया। इसकी जानकारी युवक की पहली पत्नी को हो गई। इसके बाद उसके परिजनों ने पंजाब से कुंदरगी पुलिस को फोन किया। युवक के शादीशुदा होने की बात किसी ने लड़की पक्ष को बता दी। ये सुनकर लड़की पक्ष के लोग भड़क गए। गुस्साए लड़की पक्ष ने दूल्हा सहित बारात को बंधक बना लिया। मोनालिसा की शादी में बड़ा फर्जीवाड़ा, पति फरमान पर पॉक्सो एक्ट में मुकदमा, छिपाई गई कुंभ गर्ल की उम्र। कुंभ में वायरल हुई मोनालिसा की शादी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। राष्ट्रीय जनजाति आयोग की जांच में लड़की नाबालिग पाई गई, जिसके बाद पति फरमान के खिलाफ पॉक्सो और SC/ST एक्ट में केस दर्ज किया गया है। कुंभ मेले में वायरल हुई मोनालिसा की शादी का मामला अब नया मोड़ ले चुका है। जांच में सामने आया है कि जिस लड़की को बालिग बताकर शादी कराई गई थी वे वास्तव में नाबालिग है। इसके बाद पति फरमान के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय जनजाति आयोग की जांच में ये खुलासा हुआ कि शादी के समय मोनालिसा की उम्र महज 16 वर्ष 2 माह थी। आयोग के अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य के नेतृत्व में हुई जांच में संबंधित दस्तावेज और स्थानीय रिकॉर्ड की पड़ताल की गई। जांच के बाद मध्य प्रदेश के महेश्वर थाने में आरोपी फरमान के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। आयोग ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय जनजाति आयोग की ओर से केरल और मध्य प्रदेश पुलिस के DGP को दिल्ली तलब किया है ताकि पूरे मामले की विस्तृत जानकारी ली जा सके और आगे की कार्रवाई तय की जा सके। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इस शादी को लेकर कई सवाल उठे थे, जिसके बाद आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की थी। जांच में उम्र संबंधी रिकॉर्ड सामने आने के बाद मामला और गंभीर हो गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है और दस्तावेजों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश की सभी खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल द यूपी न्यूज 92 में।